सो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक करेंगे सेल साइकिल, देन एम फेज, सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस, मेयोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मेयोसिस। तो जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल जाइगोट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ सिंगल सेल जाइगोट से, सिंगल सेल जाइगोट से उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। अब सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेल का, वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू द टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल। मतलब जो भी पेरेंटल सेल है वो टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी जितनी बार डिवाइड होगी। और जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल है ये खुद को ग्रो एंड डिवाइड करती हैं, एक न्यू सेल का पॉपुलेशन, एक न्यू सेल पॉपुलेशन बनता है। कैसे? एक सिंगल पेरेंट सेल में ग्रोथ एंड डिवीजन होने से एक न्यू सेल का पॉपुलेशन बनता है और प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। अदर वर्ड में बोले तो जो मिलियंस ऑफ द सेल का फॉर्मेशन होता है एक सिंगल सेल जाइगोट से होता है। और इस सिंगल सेल में ही क्या होगा, डिवीजन होगा, ग्रोथ और डिवीजन होगा, जिससे एक मिलियंस ऑफ सेल का फॉर्मेशन होगा। सेल साइकिल एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ भी होती है। सेल डिवीजन के दौरान सेल डिवीजन तो होती ही होती है, उसी समय डीएनए रिप्लिकेशन और सेल ग्रोथ भी होता है। हाँ, सेल डिवीजन जो है उसके लिए एम फेज है और डीएनए रिप्लिकेशन इंटरफेज के एस फेज में होता है और सेल ग्रोथ कंटिन्यू इंटरफेज में होती रहती है। ऑल दीज प्रोसेस जो भी है, सेल डिवीजन है, डीएनए रिप्लिकेशन है और सेल ग्रोथ है, ये तीनों एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती हैं ताकि करेक्ट डिवीजन को इंश्योर करती हैं। ये मतलब डिवीजन करेक्ट हो और एक प्रोजेनी सेल का फॉर्मेशन हो इंटैक्ट जीनोम के साथ। अगर ये डिवीजन करेक्ट नहीं हो रहा है, इंश्योर करेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कैंसरस सेल का फॉर्मेशन हो जाए या डीएनए रिप्लिकेशन इरर हो जाए, तो प्रॉपर वे में डीएनए नहीं बन पाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच द सेल डुप्लीकेटेड जीनोम एंड सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल। इस टोटल टर्म उसको एक टर्म बोला जाता है सेल साइकिल। मतलब सेल साइकिल में क्या होता है, सेल डुप्लीकेट भी करता है अपने जीनोम को, मतलब डीएनए रिप्लिकेशन होता है जो कि एस फेज में होगा। सिंथेसाइज करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, मतलब जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो भी इंटरफेज में होती है। और सेल डिवाइड भी करेगा, एक सेल पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड करके टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। इन होल साइकिल को मिला के बोलते हैं सेल साइकिल। तो यहाँ पे सेल ग्रोथ का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर दो चीज होती है, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक उसका जीनोम होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है। साइटोप्लाज्म अगर सेल ग्रोथ हो रहा है यानी कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है और ये कंटिन्यूस होता रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस जो होती है सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक स्टेज पे होती है और उस स्पेसिफिक स्टेज का नाम है एस फेज। तो सेल साइकिल के एस फेज में, सेल साइकिल के इंटरफेज के एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है। अच्छा, रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम यानी कि रिप्लिकेटेड डीएनए आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और ये जो इवेंट है ये देमसेल्फ अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। तो ये हो गया सेल साइकिल, फेज ऑफ द सेल साइकिल। और फेज ऑफ द सेल साइकिल में अगर हम यूकैरियोटिक, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल देखें, मान लीजिए ह्यूमन सेल इन द कल्चर, ह्यूमन सेल का एग्जांपल है, तो ह्यूमन सेल जो है डिवाइड करती है वंस, एक बार कंप्लीटली डिवाइड करती है अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर में, 24 आवर में कंप्लीटली डिवाइड कर जाती है। ह्यूमन की सेल का टाइम है 24 आवर। जबकि ये जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप टू सेल टाइप। मतलब सेल कैसी है, किस टाइप की सेल है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोटिक सेल है, ऑर्गेनिज्म कैसा है, ह्यूमन है कि ईस्ट है। जैसे अगर हम ईस्ट का एग्जांपल लें जो कि फंजाई है, इसका जो सेल साइकिल का टाइमिंग होता है 90 मिनट होता है, 90 मिनट में इसकी सेल साइकिल कंप्लीट होती है। अब सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, सेल साइकिल के फेज की बात कर रहे हैं हम, तो सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, दो बेसिक फेज होते हैं, एक इंटर फेज होता है और दूसरा एम फेज होता है यानी कि माइटोटिक। सो ये जो फिगर है, ये फिगर जो है, ये किसका फिगर है, आपका सेल साइकिल का फिगर है। सेल साइकिल के डायग्रामेटिक व्यू को इंडिकेट किया गया है और इसमें फॉर्मेशन हो रही है टू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है एक सेल से। तो हम एक सेल से स्टार्ट करते हैं, ये एक सेल है, अभी ये G1 इंटरफेज, यहाँ से G1 से लेकर G2 तक, ये जो G1 S और G2 फेज है ये तीनों मिला के बोलेंगे हम इंटरफेज है, ये इंटरफेज है या इसी को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्योंकि यहाँ पे सेल खुद को प्रिपेयर करती है, सेल को खुद को प्रिपेयर करती है ताकि एम फेज में जाके डिवाइड कर सके। तो G1 फेज में ये सिंगल सेल है, फिर G1 में ये सिंगल सेल है, फिर एस फेज में गई, एस फेज में मेनली डीएनए रिप्लिकेशन होता है, फिर फर्दर G2 फेज में गई, G2 से एम फेज में गई। एम फेज में जब ये सेल डिवाइड करने के लिए तैयार है तो ये किस स्टेज से जाके गुजरेगी, प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है और ये जो होता है इसको बोलते हैं, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसको बोलते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद अभी एक सेल से ये देखो दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कंप्लीटली। और ये जो सेल साइकिल चल रही है, इस सेल साइकिल में एक फेज है इंटरफेज और दूसरा फेज है एम फेज। ये बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में चल रही है और बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में, बहुत कंट्रोल वे में चल रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कई सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, साइक्लिन और सीडी के बोलते हैं, तो ये हो गया आपका फिगर।
अब यम फेज जो है, यम फेज रिप्रेजेंट करता है, यम फेज रिप्रेजेंट द फेज विद द एक्चुअल सेल डिवीजन। जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, हमने दो टर्म यूज किया, एक सेल डिवीजन टर्म यूज किया था, एक हम जब सेल साइकिल देख रहे थे तो सेल डिवीजन और डीएनए रिप्लिकेशन और सेल ग्रोथ। तो सेल एक्चुअल जो सेल डिवीजन है वो सेल साइकिल का कौन सा फेज है? एम फेज। सेल साइकिल का कौन सा फेज है? एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, या माइटोसिस होती है, माइटोसिस अकर्स होती है एम फेज में। जबकि जो दूसरा फेज है, जो इंटरफेज है, इंटरफेज रिप्रेजेंट करता है टू सक्सेसिव एम फेज, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज को बोलेंगे इंटरफेज, इंटरफेज बोलेंगे। और अगर सपोज दैट जो ह्यूमन सेल की सेल साइकिल का टाइमिंग है वो 24 आवर है, एवरेज कितना टाइम है? 24 आवर है। तो प्रॉपर जो सेल डिवीजन का टाइमिंग है वो 1 घंटा है, 1 आवर है सिर्फ। और इंटरफेज का जो टाइम लगता है, मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इंटरफेज हो जाता है, मोर देन द 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल किसमें जाता है? इंटरफेज में ही जाता है। यानी कि 24 घंटे में 1 घंटे जो मतलब ह्यूमन की जो सेल साइकिल का टाइमिंग है 24 घंटे है, 24 घंटे में जो 1 घंटा है वो सेल डिवीजन यानी कि यम फेज में लगेगा, और जो 23 आवर है वो इंटरफेज में लग जाएगा। यम फेज में दो चीज़ होती है, तो कैरियोकाइनेसिस होती है, दूसरा साइटोकाइनेसिस होती है। यम फेज क्या होता है? स्टार्ट होता है विद द न्यूक्लियर डिवीजन में, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ, मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है डाटर क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और इंड में जाके क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस होता है, और इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जबकि इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज को बोलते हैं, इंटरफेज रेस्टिंग फेज के थ्रू होकर जाता है, इसको रेस्टिंग फेज नहीं बोलेंगे, इंटरफेज रेस्टिंग फेज से होकर जाता है। और इज द टाइम ड्यूरिंग विद द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन, इसलिए इसको प्रिपेरेटरी फेज भी बोलते हैं, प्रिपेरेटरी फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरफेज में क्या करता है? सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो सेल प्रॉपर वे में डिवीजन हो सके, उस सेल का प्रॉपर वे में डिवाइड हो सके। ठीक, अच्छा। इंटरफेज में होता क्या है कि सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है एक ऑर्डर्ड मैनर में। और इंटरफेज को 3 फर्दर फेज में डिवाइड किया गया है, और वो 3 फर्दर फेज कौन कौन सी हैं? G1 फेज जिसको गैप 1 फेज बोलेंगे, और GS फेज जिसको सिंथेसिस फेज बोलेंगे, और G2 फेज जिसको गैप 2 फेज बोलेंगे। एक G0 स्टेज भी होता है, G0 फेज भी होता है, लेकिन वो इंटरफेज में नहीं आता है, इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ध्यान रखना है, G0 जो होता है ये रेस्टिंग फेज होता है, ये रेस्टिंग होता है, इसमें सेल क्या होती है? रेस्टिंग में होती है। अब जीवन फेज, जीवन फेज क्या होता है? इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रिप्लिकेशन। हम बोल सकते हैं जीवन फेज क्या है? जीवन फेज इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रिप्लिकेशन यानी कि एस फेज, तो जीवन फेज हो गया। जीवन फेज के दौरान होता क्या है? जीवन फेज के दौरान सेल जो होती है जीवन फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूस ग्रो करती रहती है। लेकिन जीवन फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। डीएनए का रिप्लिकेशन यानी कि डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का रिप्लिकेशन किस फेज में होता है? इंटरफेज के एस फेज में या सिंथेसिस फेज में होता है, इंटरफेज के एस फेज में। यानी कि एस फेज या सिंथेसिस फेज जो होता है उसका मार्किंग पॉइंट है कि डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में होता है। इस टाइम यानी कि एस फेज में जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। यानी कि अगर इनिशियल अमाउंट डीएनए का 2C है तो वो बढ़ के 4C हो जाएगा, वो बढ़ के 4C हो जाएगा। लेकिन नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर, लेकिन क्रोमोजोम नंबर में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है, क्रोमोजोम नंबर जितना है उतना ही रहेगा। सपोज दैट एक सेल है और वो डिप्लॉयड सेल है, यानी कि उसमें 2n नंबर ऑफ द क्रोमोजोम है जीवन में, तो आफ्टर द एस फेज के बाद भी नंबर ऑफ द क्रोमोजोम 2n ही रहेगा। लेकिन अगर जीवन में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है तो आफ्टर द एस फेज के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए 4C हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है एस फेज के बाद, लेकिन अमाउंट ऑफ द क्रोमोजोम सेम ही रहता है। इन एनिमल सेल की बात करें तो ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रिप्लिकेशन तो होता ही है, डीएनए रिप्लिकेशन बिगिंस होता ही है कहाँ पे? न्यूक्लियस में। लेकिन सेंट्रियोल डुप्लीकेट भी करता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। लेकिन एनिमल सेल में ये होता है। ड्यूरिंग द G2 फेज, G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइड होती है, तो प्रोटीन सिंथेसाइड होती है इन प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस, मतलब सेल प्रोटीन की सिंथेसिस करती है ताकि वो प्रॉपर वे में माइटोसिस कर सके, यानी कि सेल डिवीजन कर सके एम फेज में जाके। और सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है G2 फेज में, सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है ड्यूरिंग द G2 फेज। अब एडल्ट एनिमल में कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कि डिवीजन नहीं करती हैं, उनकी सेल डिवाइड नहीं करती है, नॉट अपीयर टू डिवीजन, जैसे कि हर्ट सेल, नर्व सेल, ये सेल डिवीजन नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऐसा सेल जो अच्छा, अब यहाँ पे G0 दिया है, सेल साइकिल का एक G0 स्टेज होता है जिसको क्यूसेंट स्टेज भी बोलते हैं। तो क्यूसेंट स्टेज में जो भी सेल होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं, वो डिवाइड नॉर्मली वो डिवाइड नहीं करती, लेकिन जब जरूरत होती है, जब नीड होती है, जैसे कि इंजरी हो गई या सेल डेथ हो गई, तो उस केस में, सेल डेथ या इंजरी केस में, ये जो G0 स्टेज में सेल है वो सेल डिवाइड करने लगती है, यानी कि वो सेल फिर जो इंजरी या सेल डेथ से जो जिस सेल की इंजरी हुई है, जो सेल डेथ कर गई है, उस सेल को रिप्लेस कर देती है। तो G0 की सेल नॉर्मली ये सेल डिवाइड नहीं करती है, सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट इन द G0 फेज, G0 फिर से एग्जिस्ट कर जाती है एंड इंटर, और ये इनएक्टिव हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, बट ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, ध्यान रखना है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, लेकिन नॉर्मली ये इनएक्टिव रहती है।
अब यहाँ एनिमल में देखें तो एनिमल में जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है। यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी है, एनिमल में कुछ एक्सेप्शन भी है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हेप्लॉयड सेल है उसमें भी माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है, जैसे कि मेल हनी बी की माइटोटिक सोमेटिक सेल में भी माइटोटिक सेल डिवीजन देखने को मिलता है। वैसे मोस्टली जो एनिमल सेल होती हैं उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है, लेकिन मेल हनी बी एक्सेप्शन है जिसके हेप्लॉयड सोमेटिक सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है। तो मेल हनी बी एक्सेप्शन हो गया, एग्जाम्पल ध्यान रखना है। इसके आगे जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल माइटोटिक डिवीजन शो करती हैं, हेप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल दोनों। हेप्लॉयड भी माइटोटिक करेगा, डिप्लॉयड भी माइटोटिक करेगा, कौन सा? प्लांट की सेल। लेकिन तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग देखेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो हेप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों स्टेज इसमें देखने को मिलती है, यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफिटिक स्टेज दोनों देखने को मिलती है। तो वही चीज़ है। अब आते हैं एम फेज पर। ओके अब एम फेज की बात करें तो इसको माइटोटिक फेज बोलते हैं। इसमें प्रॉपर सेल डिवाइड होती है। एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का। इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। इसमें नंबर ऑफ द जो क्रोमोजोम होता है पेरेंट और प्रोजेनी सेल में सेम होता है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। सो थ्रो फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेज। इसका जो न्यूक्लियर डिवीजन की करियो, जो इसका न्यूक्लियर डिवीजन की करियो कंसिस्ट जो होता है माइटोसिस में, उसको फर्दर कितने स्टेज में बांटा गया है? 4 स्टेज में बांटा गया है। इट इज द वेरी एसेंशियल अंडरस्टैंड दैट द सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेज। इसमें हम बहुत क्लियर कट लाइन ड्रा नहीं कर सकते हैं जो माइटोटिक फेज यानी कि एम फेज के जो फर्दर स्टेज है उसके बिटवीन। तो इसमें जो एम फेज का जो करियोकाइनेसिस होता है इसमें फर्दर इसमें कितने स्टेज इन्वॉल्व है? 4 स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज एम फेज का जो प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज एक मिनट प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ द करियोकाइनेसिस ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस के करियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? प्रोफेज है। इसमें क्या होता है कि ये फॉलो द एस एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। इंटरफेज में जो सेल में एस में क्या हुआ? डीएनए रिप्लिकेशन हुआ। G2 में जो डीएनए बना हुआ था और जो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई थी और जो डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में बना हुआ यानी कि G2 से अब आ गया है वो प्रोफेज में। तो एस एंड G2 फेज में जो एस एंड G2 फेज न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ है वो यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं हुआ था। एस एंड G2 फेज का जो न्यू डीएनए फॉर्म हुआ था एस फेज में, डीएनए रिप्लिकेशन चूंकि एस फेज में ही होता है तो जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है ये डिस्टिंक्ट नहीं है बट इंटरवाइंड है, मतलब उलझा हुआ है, बहुत उलझा हुआ है एक दूसरे से। जो डीएनए है वो दूसरे से बहुत उलझा हुआ है। प्रोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज में जो क्रोमोजोम मटेरियल होता है इसका कंडेंसेशन का इनिशिएशन होता है, यानी कि पूछा जाए इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोजोम मटेरियल अकर्स इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो आप बताएंगे प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोजोम मटेरियल। तो जब क्रोमोजोम मटेरियल जो हो गया कंडेंस हो जाएगा तो कंडेंस होने के बाद क्या हो जाएगा? अनटेंगल्ड हो जाएगा किसके दौरान? क्रोमेटिन कंडेंसेशन के दौरान। अच्छा, हमने भी पढ़ा था कि जो इंटरफेज का एस फेज होता है उसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। कहाँ पे? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन इसी इंटरफेज के एस फेज में होता है। इसके बाद इसका डुप्लीकेशन होने के बाद ये बिगिन टू मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। वैसे होना चाहिए था सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल जो होता है वो मूव करेगा अपोजिट पोल। क्या होगा? अपोजिट पोल पे जाएगा, सेल के अपोजिट पोल पे चला जाएगा। कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेज कैन दस मार्क्ड बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। जो प्रोफेज का जब कंप्लीट होने लगता है प्रोफेज स्टेज तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है वो 2 है। और कौन कौन से इवेंट है? तो प्रोफेज का जो मार्ग पर जो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है तो एक तो ये हो गया कि क्रोमोजोम मटेरियल इसमें कंडेंस होता है और क्रोमोजोम मटेरियल कंडेंस हो गया कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम बनाता है। क्रोमोजोम इसमें आप देख सकते हो सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ, इसमें जो क्रोमोजोम होता है वो बना हुआ होता है 2 क्रोमेटिड से और ये दोनों क्रोमेटिड अटैच्ड होते हैं एक साथ एट द सेंट्रोमियर। अब इस चीज़ को यहाँ से समझिए। तो ये चीज़ देखिए ज़रा आप, ये रहा बीच, ये आपका सेंट्रोमियर रहा, ये आपका क्या है? ये जो रेड कलर का ये है सेंट्रोमियर। इसी सेंट्रोमियर से आपको ये 2 क्रोमेटिड अटैच्ड है, ये 2 क्रोमेटिड अटैच्ड है और 2 क्रोमेटिड मिलकर आपका एक क्रोमोजोम बनाता है। अब जो सेकंड इवेंट है प्रोफेज का, सेकंड इवेंट है क्या? सेंट्रोसोम। अभी हमने देखा कि सेंट्रोसोम का जो डुप्लीकेशन होता है वो इंटरफेज के एस फेज में होता है और ये सेंट्रोसोम मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल के अपोजिट पोल पे जाके ईच सेंट्रोसोम रेडिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल, रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल जिसको बोलते हैं एस्टर्स। अभी ध्यान देना है कि सेंट्रोसोम, अब पहली बात तो सेंट्रोसोम कहाँ पे गया? अपोजिट पोल पे गया। कहाँ पे बना? इंटरफेज के एस फेज में बना। अब ये सेंट्रोसोम जो है अपोजिट पोल पे जब गया तो ईच सेंट्रोसोम क्या बनाया? रेडिएट किया माइक्रोट्यूब्यूल जिसको क्या बोले हैं? एस्टर्स। अब ध्यान देना 2 एस्टर्स टुगेदर विद द स्पाइंडल फाइबर, मतलब 2 एस्टर प्लस स्पाइंडल फाइबर को बना, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? माइटोटिक अपरेटस। अगर पूछ लिया जाए माइटोटिक अपरेटस से कौन कौन सी चीज़ मिलकर फॉर्म करती है तो आप बनाएंगे 2 एस्टर प्लस स्पाइंडल फाइबर मिलकर माइटोटिक अपरेटस का फॉर्मेशन करती है। इस चीज़ को भी फिगर से आप समझिए कि कैसे आपका
ये रहा आपका सेंट्रोसोम। इसी सेंट्रोसोम से क्या निकल रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि एस्टर रे, और दो एस्टर रे प्लस स्पाइंडल फाइबर उसको क्या बोलेंगे, माइटोटिक अपरेटस। अगर आप सेल जो इंड ऑफ द प्रोफेज की जो सेल्स होती है, इंड ऑफ द प्रोफेज में अगर आप सेल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप में न गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिखेगा, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, न न्यूक्लियोलस दिखेगा, न्यूक्लियर इनलोब दिखेगा, मतलब कुछ भी अपीयर नहीं होगा आपको। अगर आप इंड ऑफ द प्रोफेज की सेल को आप माइक्रोस्कोप में लगा के देखोगे, स्लाइड में लगा के देखोगे, तो आपको कोई भी सेल ऑर्गेनल सीन नहीं होगा। अब आप आते हैं माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस के नेक्स्ट स्टेज में, जिसका नाम है मेटाफेज। मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में क्या होता है कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर लोब। अभी क्या हुआ कि अर्ली प्रोफेज था, फिर लेट प्रोफेज आया, फिर मेटाफेज आया। तो अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर लोब का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था, लेट प्रोफेज में कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुका था, लेकिन मेटाफेज तक आते आते न्यूक्लियर लोब कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। ठीक है, ये माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का सेकेंड फेज है। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसमें क्रोमोजोम पूरा फैल जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस रहा नहीं, जो न्यूक्लियर लोब ही नहीं रहा, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम था वो पूरा साइटोप्लाज्म में फैल चुका है। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोजोम इज कंप्लीटली, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोजोम इज कंप्लीटली, यहाँ पे क्रोमोजोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है मेटाफेज में। एंड दे कैन ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड को देखोगे, सेल की स्लाइड देखोगे, तो आपको सेल यहाँ पे इसमें सेल में क्रोमोजोम कंप्लीटली दिख जाएगा, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा मेटाफेज वाला क्रोमोजोम, मेटाफेज की सेल अगर है तो। दिस देन इज द स्टेज एट विद द मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम मोस्ट इजीली स्टडी। अगर आपसे पूछा जाए कि मार्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम को इजीली स्टडी किस स्टेज में कर सकते हैं, तो आप बोलोगे मेटाफेज स्टेज में कर सकते हैं। मेटाफेजिक क्रोमोजोम जो होता है ये मेडअप होता है टू सिस्टर क्रोमेटिड से, जो कि एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर होता है। किसके द्वारा, तो जो दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर होता है, एक किसके द्वारा, बाय द सेंट्रोमियर के द्वारा, बाई सेंट्रोमियर के द्वारा। अब स्मॉल डिस्क शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, और एक काइनेटोकोर कहाँ पे होता है, एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर। अब इसको फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा। काइनेटोकोर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, और क्या बोलते हैं कि काइनेटोकोर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है, ये सब इस फिगर में आप देखिए। तो इस फिगर में ये जो है जहाँ से क्रोमेटिड अटैच हो रहा है, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, तो ये जहाँ से दो सिस्टर क्रोमेटिड, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड है। तो जहाँ से सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड हो रहा है, जिस पॉइंट पे अटैच्ड हो रहा है, ये जिस पॉइंट से अटैच हो रहा है, ये ब्लैक पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेंट्रोमियर, इसको सेंट्रोमियर बोलेंगे। ठीक है, और सेंट्रोमियर के सरफेस पे ये जो स्ट्रक्चर है ये है काइनेटोकोर, ऐसा समझो आप। जो ये ब्लैक कलर का है ये सेंट्रोमियर रहा, सेंट्रोमियर से अटैच्ड होता है सिस्टर क्रोमेटिड, तो ये रहा सिस्टर क्रोमेटिड इसका, ये रहा सिस्टर क्रोमेटिड इसका, सिस्टर क्रोमेटिड रहा ये, और इसी सेंट्रोमियर के सरफेस पे ये रेड कलर से मैंने बना दिया काइनेटोकोर, इसके सरफेस पे काइनेटोकोर लगा होता है। अब इस काइनेटोकोर से आपका आगे स्पाइंडल फाइबर अटैच्ड होता है। आगे वही एनसीईआरटी ने लिखा है कि connected to the spindle fiber एक मिनट, तो ये रहा काइनेटोकोर। अब ये जो काइनेटोकोर है ये क्या करता है, स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट, ये सर्व करता है साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पाइंडल फाइबर, मतलब स्पाइंडल फाइबर इसी काइनेटोकोर से आकर अटैच होता है। ध्यान रखना है कि जो स्पाइंडल फाइबर है ये काइनेटोकोर से आकर अटैच होता है। स्पाइंडल फाइबर, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पाइंडल फाइबर टू द क्रोमोजोम दैट आर मूव इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो जो मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है कि जितने भी क्रोमोजोम है वो लाई कर जाते हैं एट द इक्वेटर पे, एट इक्वेटर विद द वन क्रोमेटिड ऑफ द ईच क्रोमोजोम कनेक्टेड बाई इट्स काइनेटोकोर टू द स्पाइंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। तो सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेटाफेजिक प्लेट किसको बोलते हैं, प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोजोम एट द मेटाफेज, उसी को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। इसका की फीचर दो दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी आपको पता भी होगा। फर्स्ट की फीचर इसका है मेटाफेज का कि स्पाइंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम, जैसा कि फिगर में एक्सप्लेन भी हो गया कि जो काइनेटोकोर होता है, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम अटैच होता है स्पाइंडल फाइबर से, ऐसे बोल लो स्पाइंडल फाइबर आकर अटैच होता है क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से। ठीक है, अब क्रोमोजोम मूव कर जाता है, मूव टू द स्पाइंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलॉन्ग द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पाइंडल फाइबर टू बोथ पोल। तो ये फीचर आपको मेमोराइज होने चाहिए। अब
माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का जो थर्ड स्टेज है उसका नाम है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि आनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोजोम अरेंज्ड एट द मेटाफेजिक प्लेट, जो मेटाफेज प्लेट था, ईच क्रोमोजोम अरेंज एट जो मेटाफेज प्लेट पे था वो स्प्लिट होता है साइमल्टेनियसली एंड टू डाटा क्रोमेटिड फॉर्म होता है। टू डाटा क्रोमेटिड को हम बोल सकते हैं डाटा क्रोमोजोम ऑफ द फ्यूचर डाटा न्यूक्लियाई। ये जो डाटा क्रोमोजोम ऑफ फ्यूचर डाटा न्यूक्लियाई है ये माइग्रेट करेगा अपोजिट पोल ऑफ द टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल पे, अपोजिट पोल ऑफ सेल पे माइग्रेट कर जाएगा और ईच क्रोमोजोम मूव अवे करेगा इक्वेटोरियल प्लेट से। हम सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोजोम डायरेक्टेड किधर रहेंगे, टूवर्ड द पोल की तरफ डायरेक्टेड, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो पोल की तरफ होगी। हैंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म ऑफ द क्रोमोजोम ट्रेलिंग बिहाइंड। एनाफेज स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या है, एनाफेज का जो की पॉइंट है या की इवेंट है, एक तो ये इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा। ध्यान रखना है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा और क्रोमेटिड सेपरेट होकर अपोजिट पोल पे मूव कर जाएगा। फिर से सुनिए, सेंट्रोमियर भी स्प्लिट होगा, क्रोमेटिड भी अलग हो जाएगा और क्रोमेटिड अलग होकर अपोजिट सेल के अपोजिट पोल पे मूव कर जाएगा। अब लास्ट स्टेज आती है कैरियोकाइनेसिस, ये माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस की, जिसको बोलते हैं टीलोफेज। देखते हैं टीलोफेज में क्या होगा। अब कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का जो लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है, वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि टीलोफेज में जो क्रोमोजोम होता है वो अपने हैव रिच द रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाता है और डिकंडेंस भी हो जाता है। डिकंडेंस होगा तो स्वाभाविक सी बात है अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देगा क्रोमोजोम। तो इंडिविजुअल क्रोमोजोम को आप सीन नहीं कर पाओगे, माइक्रोस्कोप में। और ईच सेट ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल। और ये स्टेज का जो की पॉइंट होता है, जो की इवेंट होता है वो क्या है कि क्रोमोजोम क्लस्टर जो होता है, क्रोमोजोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पाइंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट। न्यूक्लियर इनलोब दोबारा बन जाता है, न्यूक्लियर इनलोब डेवलप अराउंड द क्रोमोजोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग द टू डाटर न्यूक्लियाई। और सब जितने सेल ऑर्गनल्स है वो दोबारा से रिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ER दोबारा से रिफॉर्म हो जाते हैं। तो अगर हम फिगर से देखें इन सभी स्टेज को, तो ये रहा अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर इनलोब डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुआ है, अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है। ये फिगर है लेट प्रोफेज का। ये लेट प्रोफेज में क्या हो गया है, लेट प्रोफेज में क्या हो गया है कि ये कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुका है। ये क्या हो चुका है, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुका है। जो न्यूक्लियर इनलोब है कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, तब भी डिसइंटीग्रेट हो चुका है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेट तो मेटाफेज में होगा। अब इसके बाद जो है आपका लेट प्रोफेज के बाद होता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, इसमें न्यूक्लियर इनलोब कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुका है। फिर उसके बाद आता है मेटाफेज में जो क्रोमोजोम इक्वेटर पे आ चुके हैं। फिर आपके एनाफेज में आओगे तो आपका जो है इसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिड है सेंट्रोमियर स्प्लिट करके क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके हैं और वो अपोजिट पोल पे मूव कर चुके हैं, अपोजिट पोल पे चले गए हैं दोनों। एक मिनट, क्या हो रहा है ये, ठीक है, अपोजिट पोल पे चले गए हैं। फिर लास्टली टीलोफेज में दोबारा सेल ऑर्गनल्स रिफॉर्म हो गया है, ठीक है। अब आएंगे हम साइटोकाइनेसिस पे, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया कि साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो यहाँ पे है कि जो माइटोसिस होता है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सेग्रीगेशन ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम ही नहीं होता है, इसे सेग्रीगेशन ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम इनटू डाटर न्यूक्लियाई, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं हम। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं होता है बल्कि इसके अलावा इसके साथ साथ सेल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू डाटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब जो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा तब होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। एट द एंड ऑफ द विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीट, अब जाके सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो अचीव्ड होती है बाय द अपीयरेंस ऑफ द फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फरो का अपीयरेंस होता है और ये जो फरो बनती है, फरो ग्रेजुअली डीप में जाती है और डीप में जाके अल्टीमेटली फाइनली ज्वाइन कर जाती है सेंटर पे, और सेंटर में ज्वाइन करके इस सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देती है दो सेल में, यानी कि एक सेल से अब कंप्लीटली जाकर दो डाटर सेल बन गया। वहीं प्लांट की बात करें तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो होता है हाईवर आर इनक्लोज्ड बाय द रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होती है। देयरफॉर दे अंडरगो द साइटोकाइनेसिस, इसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट की सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है बाय ये डिफरेंट मैकेनिज्म से होता है। एनिमल में तो सेल वॉल थी नहीं, एनिमल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल की, उसमें क्या हुआ कि फरो अपीयर हुआ और वो जो फरो अपीयर हुआ है वो ग्रेजुअली डीप होता चला गया, अल्टीमेटली सेंटर पर जाकर ज्वाइन कर गया और ज्वाइन करके फर्दर डिवाइड कर दिया, एक सेल से दो सेल पर, एक साइटोप्लाज्म जो उसका डिवाइड हो गया दो पार्ट में, यानी कि दो सेल बन गए एक से। लेकिन प्लांट में तो प्लाज्मा सेलवाल है। अब जब प्लाज्मा में सेलवाल है तो इसका अलग तरीके से होगा, इसका साइटोकाइनेसिस डिफरेंट मैकेनिज्म से होगा। प्लांट सेल में जो वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सेंटर से होता है, सेंटर ऑफ द सेल से होता है और सेंटर से सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और आउटवर्ड की तरफ ग्रो करती है, ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। तो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल प्रिकर्सर, जिसको बोलते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट जो है रिप्रेजेंट करता है मिडल लेमेला को। वैसे देखा जाए तो जो सेल वॉल होती है उसमें प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमेला तीन चीज होती है। तो जो मिडल लेमेला होती है बिटवीन द वॉल ऑफ द टू एडसेंट सेल्स, मतलब प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में होती है मिडल लेमेला, ठीक है। एट द
टाइम ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने लगता है तो ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन द टू डॉटर सेल में। ये पॉइंट हो गया। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से फॉलो नहीं होता है, जिससे क्या कंडीशन आ जाती है, एक रिजल्ट क्या आ जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एराइज हो जाती है, और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को बोलते हैं सिंसिटियम कंडीशन, यानी कि फॉर्मेशन हो जाता है सिंसिटियम से, मतलब पर सेल कई सारे न्यूक्लियस है, एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस है, तो जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट, तो ये होता है, इसमें सिंसिटियम कंडीशन होती है। और टेप्टम की सेल में भी सिंसिटियम कंडीशन देखने को मिलती है, पैरामीशियम के सेल में भी सिंसिटियम कंडीशन देखने को मिलती है। अगर मोर देन वन न्यूक्लियस है, एक सेल में मोर देन वन न्यूक्लियस है, तो उसको बोलेंगे सिंसिटियम कंडीशन। तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। अगर हम इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व देखिए माइटोसिस का, क्या इंपॉर्टेंस है माइटोसिस का, तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ऑलरेडी पता है। अब माइटोसिस रिस्ट्रिक्टेड होता है सिर्फ डिप्लॉयड सेल में, हाँ एक्सेप्शन अलग बात है, लेकिन मोस्टली जो माइटोसिस होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलता है। कुछ लोअर प्लांट होते हैं, कुछ सोशियल इंसेक्ट जो कि हैप्लॉयड होते हैं, तब भी उसमें माइटोसिस देखने को मिलता है, माइटोसिस से वो डिवाइड करते हैं। अब माइटोसिस जो होता है माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड डॉटर सेल, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है माइटोसिस की वजह से हो रही है। सेल की ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल रिपेयरिंग में भी माइटोसिस का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, सेल रिपेयरिंग में भी माइटोसिस का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड सेल, ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होते रहते हैं माइटोसिस के थ्रू। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल कैम्बियम एंड द लेटरल कैम्बियम, जैसे कि प्लांट की जो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, ये माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल है। मियोसिस क्या होता है कि मियोसिस में क्या होता है कि दिस स्पेशल काइंड ऑफ द सेल, ये इस टाइप का जो सेल डिवीजन होता है इसमें रिड्यूज हो जाता है, क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोजोम नंबर रिड्यूज होकर हाफ हो जाता है, और इससे प्रोडक्शन होता है हैप्लॉयड डॉटर सेल का। इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। और मियोसिस में चूंकि क्रोमोजोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है, इसलिए इस मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। जबकि माइटोसिस को क्या बोल रहे थे, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोजोम नंबर सेम रहता था, इसमें लेकिन क्रोमोजोम नंबर हाफ होने की वजह से मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है क्या, फ्यूजन ऑफ द दो गैमेट का फ्यूजन होता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉयड सेट ऑफ द क्रोमोजोम, और जो मेल गैमेट है वो भी हैप्लॉयड सेट क्रोमोजोम मतलब हैप्लॉयड होता है, जो फीमेल गैमेट है वो भी हैप्लॉयड होता है। दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, दोनों के फ्यूजन से एक जाइगोट बनता है, फिर फर्दर प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग का। गैमेट जो होता है, गैमेट फॉर्म होता है फ्रॉम ए स्पेशल डिप्लॉयड सेल से, स्पेशल डिप्लॉयड सेल से। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ द सेल्स डिवीजन रिड्यूस द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम बाय हाफ, तो वो तो हमने बता ही दिया कि इसमें क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है, और एक हैप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, ऐसे डिवीजन को मियोसिस बोलेंगे। मियोसिस इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉयड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मियोसिस क्या करता है, हैप्लॉयड प्रोडक्शन करता है हैप्लॉयड फेज इन द लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जबकि फर्टिलाइजेशन रीस्टोर करता है, फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डिप्लॉयड फेज को रीस्टोर करता है। अब मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इन द प्लांट एंड एनिमल, तो जब प्लांट में गैमेटोजेनेसिस होती है या एनिमल में जो गैमेटोजेनेसिस होती है तो उसके दौरान मियोसिस देखने को मिलता है। और फॉर्मेशन होता है हैप्लॉयड गैमेट का, गैमेटोजेनेसिस से हैप्लॉयड गैमेट बनेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में आता है जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ओवोजेनेसिस से ओवम का फॉर्मेशन होगा, दोनों हैप्लॉयड सेल होते हैं, यानी कि हैप्लॉयड गैमेट सेल होते हैं। उसकी फीचर है मियोसिस के, क्या है की फीचर, तो मियोसिस में इन्वॉल्व होता है टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन का। मियोसिस फर्स्ट में न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है, मियोसिस सेकंड में सेल डिवीजन। लेकिन इसमें डीएनए रिप्लिकेशन, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ द डीएनए रिप्लिकेशन, ओनली ए सिंगल साइकिल, डीएनए रिप्लिकेशन का एक सिंगल साइकिल होता है जो कि इंटरफेज के एस फेज में ही देखने को मिलता है। मियोसिस फर्स्ट इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रिप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। मियोसिस में एक प्रोसेस होती है, क्या होता है इसमें, पेयरिंग होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, पेयरिंग होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का किस मियोसिस में, और रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है किसके बिटवीन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बिटवीन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बिटवीन रिकॉम्बिनेशन होता है, और पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है जिसको सिनैप्सिस बोलते हैं। 4 हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है, एंड ऑफ मियोसिस सेकंड के एंड में 4 हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा। और जो मियोटिक इवेंट होता है उसको इसमें के फॉलोइंग फेज है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट है, और ऐसे मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड है।
तो मियोसिस फर्स्ट का फर्स्ट स्टेज है जो है प्रोफेज फर्स्ट है। तो प्रोफेज फर्स्ट जो होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टिपिकली लॉन्गर और मोर कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के कंपेयर में। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के कंपेयर में जो प्रोफेज फर्स्ट मियोटिक फर्स्ट का जो प्रोफेज होता है वो लॉन्गर होता है और ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये फर्दर डिवाइडेड होता है, सब डिवाइडेड होता है 5 फेज में। 5 फेज में किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे। क्या क्या है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लता जरा पानी दे दो, ये इसका ट्रिक हो गया याद करने का। अब किस स्टेज में क्या होता है? जो लेप्टोटिन स्टेज होता है, मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट का जो लेप्टोटिन स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप में अगर आप स्लाइड को रखकर मियोसिस फर्स्ट की सेल को, प्रोफेज फर्स्ट की सेल को अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ग्रेजुअली विजिबल क्रोमोजोम आपको ग्रेजुअली विजिबल दिख जाएगा, आपके क्रोमोजोम आपको विजिबली दिख जाएगा। लेप्टोटिन में क्या होता है कि थ्रू आउट द लेप्टोटिन सब स्टेज के थ्रू आउट क्रोमोजोम का कंपैक्शन कंटिन्यू होता रहता है। लेप्टोटिन में क्रोमोजोम का कंपैक्शन कंटिन्यू होता रहता है। अब इसके बाद की जो स्टेज होती है जाइगोटीन। प्रोफेज फर्स्ट की जो सब स्टेज है, जो सेकंड सब स्टेज है, वो क्या नाम है उसका? जाइगोटीन। लेप्टोटिन के बाद जाइगोटीन आता है। इसमें जाइगोटीन में क्या होता है कि क्रोमोजोम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है। क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, जो एसोसिएशन हो रहा है या जो क्रोमोजोम की पेयरिंग हो रही है, इसको बोलते हैं सिनाप्सिस। क्या बोलेंगे इसको? सिनाप्सिस। और जो पेयर्ड हो रहा है, जो क्रोमोजोम की पेयरिंग हो रही है, इसको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम। पेयर्ड क्रोमोजोम कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोजोम। होमोलॉगस क्रोमोजोम। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे इस स्टेज को, ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोजोम सिनाप्सिस। मतलब इसमें क्रोमोजोम सिनाप्सिस किस में होता है? जाइगोटीन में होता है। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोजोम को बोलते हैं सिनाप्सिस, और सिनाप्सिस के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और ये सब कुछ हो रहा है जाइगोटीन स्टेज में। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है जो बाय ए पेयर ऑफ द सिनाप्सिस होमोलॉगस क्रोमोजोम से, उसको बाइवेलेंट या टेट्राइड बोलते हैं। बाइवेलेंट या टेट्राइड बोलते हैं। और ये मोर क्लियरली विजिबल होता है किसमें? जाइगोटीन में नहीं, बल्कि किसमें? पैचिटीन में देखने को मिलते हैं मोर क्लियरली। तो पैचिटीन स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में जो 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोजोम के जो 4 क्रोमेटिड हैं वो क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और क्लियरली अपीयर हो जाते हैं एज ए टेट्राइड के रूप में। तो टेट्राइड अपीयर किस में होता है? पैचिटीन स्टेज में होता है। और इसी स्टेज में, इस स्टेज का पैचिटीन स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होने लगता है। पैचिटीन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होता है, टेट्राइड बनता है, और इसी में क्रॉसिंग ओवर अकर्स होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोजोम। यानी होमोलॉगस क्रोमोजोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उसके बिटवीन क्रॉसिंग ओवर होता है। किस स्टेज में? पैचिटीन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किसके बिटवीन? 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बिटवीन जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। किसके में? क्रॉसिंग ओवर में। क्रॉसिंग ओवर आल्सो एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होती है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन होता है किसके बिटवीन? होमोलॉगस क्रोमोसोम के बिटवीन। और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम कंप्लीट होता है बाय द एंड ऑफ पैचिटीन। एंड ऑफ द पैचिटीन एंड लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। ओके, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन में क्या होता है कि रिकॉग्नाइज होता है इसमें डिजोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिजोल्यूशन किसमें होता है? डिप्लोटीन में होता है। प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में क्या होता है? डिजोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। और टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ द क्रॉस ओवर। इसमें एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है किसमें? डिप्लोटीन स्टेज में, जिसको बोलते हैं क्याजमाटा। और सब वर्टिब्रेट के ऊ साइट में, इन ऊ साइट ऑफ सब वर्टिब्रेट डिप्लोटीन का जो टाइम होता है वो मंथ से ईयर तक का होता है। मंथ से ईयर तक डिप्लोटीन स्टेज देखने को मिलती है ऊ साइट ऑफ द सब वर्टिब्रेट में। फाइनल स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट मियोटिक का, प्रोफेज फर्स्ट का, जिसको बोलते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस का मार्किंग पॉइंट क्या है? किसमें क्याजमाटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। क्याजमाटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है और क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं एंड द मियोटिक स्पाइंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। इन डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस ब्रेकडाउन हो जाएगा। और डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर पूछा जाए ट्रांजिशन टू मेटाफेज रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो डाइकाइनेसिस करता है। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट पे चला जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पाइंडल अटैच टू काइनेटोकोर, मतलब स्पाइंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम का काइनेटोकोर है उससे अटैच होता है और जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाता है। ये मेटाफेज फर्स्ट में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? देखो, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एसोसिएट है सेंट्रोमियर से। सिस्टर क्रोमेटिड नहीं स्प्लिट हुई है। क्रोमेटिड जो है सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई होती है, तो सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई ही है, एसोसिएट ही है, बस होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है। लेकिन जब एनाफेज में हम लोग देखे थे, वहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जा रहा था, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा था और क्रोमेटिड भी सेपरेट हो जा रहा था, क्रोमेटिड भी सेपरेट हो जा रहा था सेंट्रोमियर से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से एसोसिएट ही है। तो एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज में डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है।
लास्ट स्टेज है टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेज है टीलोफेज फर्स्ट। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा रीअपीयर होने लगता है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड दिस इज कॉल्ड द डैड ऑफ द सेल। इसको डैड ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मतलब डैड ऑफ द सेल कहाँ किसको बोलेंगे? टीलोफेज फर्स्ट में होता है डैड ऑफ द सेल। Although in many cases the chromosome to undergo the some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। अच्छा, इंटरफेज जो होता है वो क्या है? स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, टू मियोटिक डिवीजन के बिटवीन जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। इसमें नो रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन इंटरकाइनेसिस में नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस जो होता है फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकंड, और मच सिंपलर प्रोफेज होता है देन प्रोफेज फर्स्ट। मतलब इंटरकाइनेसिस के बाद होगा ये होता है प्रोफेज सेकंड से फॉलोड होता है, और ये सिंपलर प्रोफेज होता है प्रोफेज फर्स्ट से सिंपल होता है। अब आते हैं मियोसिस सेकंड पर। मियोसिस सेकंड का जो प्रोफेज सेकंड है, मियोसिस सेकंड इनिशिएट इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस के जस्ट इमीडिएटली बाद मियोसिस सेकंड इनिशिएट हो जाएगा। यूजुअली इसमें क्या होगा? यूजुअली V4 द क्रोमोसोम है फुल्ली इलॉन्गेटेड। इस मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड रिजेम्बल से नॉर्मल माइटोसिस से ये मैच करते हैं, मतलब समान ही होते हैं। जैसे प्रोफेज सेकंड में वही चीज़ होगा जैसे प्रोफेज में हो रहा था, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा बाय एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड में। क्रोमोसोम अगेंस्ट बिकम कम्पैक्ट, इसमें भी क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? कम्पैक्ट हो जाएगा। मेटाफेज सेकंड में वही होगा जो मेटाफेज में होता था। क्रोमोसोम आ जाते हैं इक्वेटर पे आ जाते हैं, क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं। एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पाइंडल, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ स्पाइंडल अटैच हो जाता है काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड से। तो स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा वहाँ से निकलेगा क्या? इस माइक्रोट्यूब्यूल से निकलेगा जो कि अपोजिट पोल पे होते हैं, यहाँ से निकलेगा स्पाइंडल। ये स्पाइंडल अटैच होता है क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से। एनाफेज सेकंड में क्या होता है कि इसमें साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है वो एक साथ स्प्लिट होता है, लेकिन ये सेंट्रोमियर होल्ड करके रखता है। सिस्टर क्रोमेटिड नहीं स्प्लिट हो रही है, सिस्टर क्रोमेटिड अभी होल्ड है। मतलब सेंट्रोमियर पे जो सिस्टर क्रोमेटिड है एक साथ अभी होल्ड है, किस पे? इसी सेंट्रोमियर पे, होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर। हाँ, लेकिन सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है। अब सेंट्रोमियर स्प्लिट होके क्या करेगा? मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ठीक है, अपोजिट पोल पे चला जाएगा बाय द शार्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द काइनेटोकोर। इसमें क्या होता है? कैसे अपोजिट पोल पे जाता है? क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका शार्टनिंग होगा, और ये माइक्रोट्यूब्यूल चूंकि काइनेटोकोर से अटैच है, तो जैसे माइक्रोट्यूब्यूल क्या होगा? शार्ट होगा, तो क्या होगा कि अपोजिट पोल पे चला ही जाएगा सेल जो स्प्लिटिंग हुई है सेंट्रोमियर की, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड की जो है वो अपोजिट पोल पे चला जाएगा। एनाफेज सेकंड हो गया। टीलोफेज सेकंड में कुछ नहीं होता है, सब कुछ रीअपीयर हो जाएगा। टीलोफेज सेकंड में क्या होगा? सब कुछ रीअपीयर हो जाएगा। टीलोफेज सेकंड में क्या होता है कि इन विच द टू ग्रुप ऑफ द क्रोमोसोम, टीलोफेज सेकंड इन विच द टू ग्रुप ऑफ द क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलोप, साइटोकाइनेसिस फॉलोड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ द सेल, दैट इज द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है टीलोफेज सेकंड में। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। जैसे हमने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस, वैसे होता है सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। मियोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? तो मियोसिस जो होता है, इसे मियोसिस द मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है? कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर बाय ऑफ ईच स्पीसीज। तो अचीव अक्रॉस द जनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवन थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जनरेशन टू जनरेशन एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का कंजर्वेशन होता है ईच स्पीसीज का। हाँ, इसमें क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन हो जाता है हाफ। मुझे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। आल्सो इसमें क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जेनेटिकली वेरिएबल होते हैं। और इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन। मतलब अगर वेरिएशन है तो इवोल्यूशन है। अब ध्यान से सुनो, अगर मियोसिस है कहाँ होगा? सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा तो जेनेटिक वेरिएशन होगा। अगर जेनेटिक वेरिएशन होगा तो क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। तो ध्यान रखना, मियोसिस जो होता है इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएशन करता है। वेरिएशन कहाँ होता है? सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या से वेरिएशन हुआ, वेरिएशन से इवोल्यूशन हुआ, और ये सब मियोसिस की वजह से ही पॉसिबल है। तो सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस हो गया।